थे एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक में शायद हमने लिक्विड अमोनिया वाली बात करी थी, वही हमारी लास्ट बात थी। उसका व्हाट्सएप आपको मिल गया? ठीक। अब आते हैं एल्कली मेटल्स के यूजेस पे। अब यूजेस जो है वो आप लॉजिकली नहीं समझ सकते। कौन सी चीज कहाँ कब कैसे काम आ जाएगी वो लॉजिकली सोचना इम्पॉसिबल है, लेकिन चीजें काम तो आती है। तो याद कैसे रखें? कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है उनको पहले ही देख लो और फिर क्वेश्चन बैंक में इसके ऊपर क्वेश्चन डाले लो। तो जब आप उन क्वेश्चन को करोगे उनके आंसर देखोगे तो याद रह जाते हो। अदरवाइज आप पढ़ते रहोगे अखबार जैसे कुछ भी आपको याद नहीं रहेगा। तो जो सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले वो बता देते हैं। अब तो मैं इस पैराग्राफ के नीचे वाली साइड पे पीबी इथाइल 4 पीबी मिथाइल 4 कुछ लिखा मिलेगा और वहां कुछ एंटी नॉक एडिटिव्स के नाम से कुछ लिखा मिलेगा। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आजकल तो ये बैन हो गया है, लेकिन कुछ साल पहले तक, आज से 20 साल पहले तक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल था। दुनिया के हर देश में ये बिकता था। पेट्रोल में इसको मिलाते थे और उससे गाड़ियों में, इंजन में खड़खड़ाहट या खटखटाहट कह सकते हैं, नॉकिंग, नॉक मतलब खटखटाना, नॉक नॉक। तो ये अगर डाल देते थे तो इंजन बहुत स्मूथली चलता था और नॉकिंग, खड़खड़ाना कम हो जाता था। इसलिए नाम क्या रखा इनका? एंटी नॉक एडिटिव्स के देवर ऐड करते थे एडिटिव्स। लेकिन इनमें लेड है और लेड से तमाम बीमारियां होती है। तो ये पेट्रोल में डाल दिया, पेट्रोल जला तो ये एग्जॉस्ट से जैसे CO2 निकलती है, एग्जॉस्ट से जैसे पानी निकलता है, स्टीम निकलती है, ये भी निकल रहा है। अब ये हवा में, लोगों की सांसों में जा रहा है और लेड बहुत ज्यादा जहरीला है। फिर वो अपना रंग दिखा रहा है, सब दिखा रहा है। तो बैन कर दिया गया। आजकल कोई यूज नहीं कर रहा है, राइट? पहले कभी यूज करते। अब ये कैसे बनता है? तो इसकी रिएक्शन ये थी जो आप याद रखेंगे। जैसे ले लिया मिथाइल क्लोराइड और रिएक्शन करा एक Na और Pb का एक अलॉय है। कितना Na कितना Pb हमें तो मतलब नहीं है। रिएक्शन हुई और बन गया टेट्रा मिथाइल लेड। अगर इथाइल क्लोराइड ले लेते तो बन जाता टेट्रा इथाइल लेड। ये ज्यादा पॉपुलर था, PEL लिखते थे, टेट्रा इथाइल लेड। ये मिलाते थे पेट्रोल में और उससे वो स्मूथली चलता था। मार्कर किस तरह रखे यहाँ पे चेक करने चाहिए सारे। अगर सूखे रहे बॉटल भर के दो, यहाँ पे ट्राइपॉड यहाँ की छोड़ा हुआ रखना चाहिए था साइड में। ये तार पूरे उलझे हुए थे, थोड़ा ध्यान रखो छोटी छोटी बातों का। ठीक है, ये रिएक्शन लिख लीजिए आप, एल्काइल हैलाइड में वापस आ जाएगी। उसके बाद 2 लाइन आगे, पोटेशियम हैज वाइटल रोल इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स। पोटेशियम क्लोराइड इज यूज्ड एज फर्टिलाइजर। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सॉफ्ट सोप। It is also used as excellent absorbent of CO2. Cesium is used in devising photoelectric cells. ये सब भी अंडरलाइन देख लीजिए एक बार, फिर जब आप क्वेश्चन करोगे तो याद रह जाएगा। अभी ऐसे याद करो, पोटेशियम यहाँ काम आता है, यहाँ काम आता है, किसी को याद नहीं रहता।
देखिए अब आते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ द एल्कली मेटल्स। पहला है ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। अब यहाँ पे थोड़ा डाउटफुल कुछ आ सकता है, देखिए पहले सबसे पहले इसको देखिए। हमने एक दो दिन पहले पढ़ा कि लिथियम जब हवा से रिएक्शन करता है तो लिथियम बनाता है अपना ऑक्साइड, और लिथियम तो नाइट्रोजन तक से रिएक्शन करता है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि लिथियम बनाता है ऑक्साइड, लेकिन वो थोड़ा सा पेरोक्साइड भी बनाता है। देखो ऐसा पे लिखा मिलता है, ऑन कंबशन इन एक्सेस ऑफ एयर। अब एयर तो एक्सेस में ही होती है, कोई लिमिटेड मात्रा में थोड़ी, हवा तो हवा है, चाहिए जितनी ले लो। लिथियम फॉर्म्स मेनली द ऑक्साइड प्लस सम पेरोक्साइड, सोडियम फॉर्म्स द पेरोक्साइड एंड सम सुपर ऑक्साइड, बाकी सारे सुपर ऑक्साइड ही बनाते हैं। तो हमने पहले क्या पढ़ा, लिथियम बनाता है ऑक्साइड, सोडियम बनाता है पेरोक्साइड, बाकी सब बनाते हैं सुपर ऑक्साइड। अब ये बोल रहे हैं कि हाँ लिथियम मेनली ऑक्साइड बनाता है लेकिन थोड़ा सा पेरोक्साइड बनाता है, सोडियम मेनली पेरोक्साइड बनाता है लेकिन थोड़ा सा सुपर ऑक्साइड बनाता है, और बाकी सारे सुपर वाले सुपर ही बनाते हैं। तो ये देखो थोड़ा डाउटफुल हो रहा है, तो क्वेश्चन के हिसाब से बात करनी पड़ेगी। और इसका कोई मतलब अपन निपटारा नहीं कर सकते कि अपन जज बन जाए तय कर ले हाँ ये सही है, क्योंकि 30% किताबों ने एक बात लिखी है, 70% ने दूसरी लिखी है। लेकिन डेमोक्रेसी तो नहीं, जो ज्यादा किताबों लिखा है वो सही है, तो इसलिए ये विवाद है और रहेगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखते जवाब देना होगा, प्लस अगर डाउट रह जाता है तो बोनस देंगे वो। अगर ऐसा सवाल आ जाता है और दोनों ऑप्शन है उन्होंने एक को ही सही बताया, ठीक है, हाँ मेजर बोलते तो बोलते लिथियम ऑक्साइड मेजर है, बोले व्हाट पॉसिबल प्रोडक्ट, पॉसिबल है तो माइनर वाला भी बोलना चाहिए, तो बोनस दे देंगे, एटलीस्ट एडवांस वाले तो दे देते, ठीक है। लेकिन डाउट है इसको हम ध्यान रखें। अच्छा, उसके बाद रिएक्शन क्या होती है वो हमने देख लिया, लिथियम तो नाइट्रेट ही बनाता है वो भी हमने देख लिया। अब इनके जो पेरोक्साइड या सुपर ऑक्साइड जो भी है, इनकी पानी से रिएक्शन करे तो क्या होता है, उन्होंने यहाँ पे नीचे दे रखा है, तो एक बार उसको समझते हैं अपन। इधर देखो, हमने KO2 की तो बात पहले ही करा कि नहीं करा, एक बार उसको रिकॉल करते हैं। KO2 और पानी की जब रिएक्शन होती है तो एक तो बनता है QH, एक बनता है H2O2 एंड O2, रिएक्शन इज नॉट बैलेंस। फिर H2O2 और टूट जाता था और देता था O2 एंड और O2, जब ऑक्सीजन सांस लेने में काम में ले लेते थे तो CO2 वो छोड़ेगा, वो KOH एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या बोला भी था, KOH इज एन एक्सीलेंट एब्जॉर्बेंट ऑफ CO2, ऊपर आई थी ना बात, KOH इज एन एक्सीलेंट, क्योंकि भाई तुम बहुत बढ़िया बेस हो, CO2 वाली बेकार एसिड है लेकिन तुम बहुत बढ़िया बेस हो, तो एसिड बेस रिएक्शन हो ही जाएगी। और सॉल्ट तो उड़ते नहीं होते, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, सॉल्ट तो नीचे ही रहते हैं, तो KOH इज अ वेरी गुड एब्जॉर्बेंट CO2, सही बात है, यस। तो अगर पानी डाले तो सुपर ऑक्साइड वाला काम तो पहले ही पड़ा हुआ है कि सुपर ऑक्साइड क्या रहते हैं, हाइड्रोक्साइड, पेरोक्साइड एंड ऑक्सीजन, ये तो ऑलरेडी पता है, तो बाकी दो देख लेते हैं। तो अगर अब आप ऑक्साइड ले लें तो ऑक्साइड में पानी डालेंगे तो कॉमन सेंस से आ जाएगा, आया ना, ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बनाया, अच्छा, फिर आया पेरोक्साइड ले लीजिए Na2O2, Na2O2 में पानी डालेंगे तो क्या बनेगा, ये देगा NaOH प्लस H2O2, इसको बड़े आराम से अपन समझ सकते हैं। फिर पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, पेरोक्साइड तो ऐसा होता है, तो अगर आप पानी से एक्सप्रेस इसको देंगे तो क्या बनेगा, H2O2 ही बनेगा, और क्या बनेगा, ये बात समझ में आई, ठीक है। तो अगर ऑक्साइड है या पेरोक्साइड है या सुपर ऑक्साइड है, पानी डालने पे क्या होगा, पानी डालने पे ये होगा, सिंपल, समझ में आया। ही एनसीईआरटी दिखा रही है, देख लो आप तसल्ली से, कि मेटल का ऑक्साइड है, मेटल का पेरोक्साइड है, मेटल का सुपर ऑक्साइड है, हर बार देखो M प्लस OH माइनस M प्लस OH माइनस M प्लस OH माइनस तो बन ही रहा है, पेरोक्साइड में पेरोक्साइड बन रहा है, सुपर ऑक्साइड है पेरोक्साइड और ऑक्सीजन ऊपर से बोनस, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था। तो सुपर ऑक्साइड क्या रहता है, पेरोक्साइड एंड ऑक्सीजन, यस और नो, मार्क इट, वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार तुमको कुछ भी लिखना है तुम लिख भी लो, सवाल आते हैं बच्चे गलती कर जाते हैं, 3 में से 2 रिएक्शन सही बता देते, 1 रिएक्शन सही बता देते, जब तक तीनों सही नहीं बताएंगे नंबर तो नहीं मिलेंगे।
ठीक है। अब इन रिएक्शंस की ऊपर वाली बात कि भाई ऐसा क्यों होता है कि लिथियम मेनली बनाता है ऑक्साइड, सोडियम मेनली बनाता है परऑक्साइड और बाकी सारे बनाते हैं सुपर ऑक्साइड। आप सब एल्कली मेटल हो, ऑक्सीजन सबके लिए एक जैसा है, तो फिर ये व्यवहार में अंतर क्यों? एनसीईआरटी से समझा रही है, हम भी समझते हैं। एक कंसेप्ट अभी आएगा जो इसी चैप्टर में और आगे भी बार बार काम आएगा। वो कंसेप्ट है लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी एंड लैटिस एंथैल्पी किन किन बातों पे डिपेंड करती है। आप छोटे छोटे 3 पॉइंट्स हैं, लिखो। लैटिस एंथैल्पी डिपेंड्स ऑन, लैटिस एंथैल्पी डिपेंड्स ऑन, पहला लैटिस एंथैल्पी डिपेंड्स ऑन, पहला चार्ज, जो चार्जेस, जो आयंस है उन पे कितना चार्ज है, राइट। और आप खुद सोच सकते हैं कि अगर आयंस में चार्ज +1 -1 है तो एक लैटिस बनेगा, +2 -2 एक लैटिस बनेगा। तो कूलम्बिक फोर्सेस उनमें आकर्षण कब ज्यादा होगा? +2 -2। तो लैटिस एनर्जी चार्ज पे डिपेंड करनी चाहिए, करती भी है। और किस तरह से करती है? अगर चार्ज ज्यादा होगा, चार्जेस ज्यादा होंगे तो लैटिस एनर्जी भी ज्यादा होगी। लैटिस ज्यादा टाइट होगा, उसको अलग करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। यस और नो? सिंपल। तो लैटिस एनर्जी डिपेंड्स ऑन पहला चार्ज। वहीं पर ये भी लिखो ना, चार्ज बढ़ेगा लैटिस एनर्जी बढ़ेगी। चार्ज पे कैसे डिपेंड करता है? ऐसे डिपेंड करता है। चार्ज बढ़ेगा लैटिस एनर्जी बढ़ेगी। एक पॉइंट हो गया, ठीक। दूसरा पॉइंट, लैटिस एनर्जी डिपेंड्स ऑन, दूसरा पॉइंट साइज या साइजेस ऑफ द आयंस। किसकी साइज? कि भाई 2 लोग वहां शामिल है, उनकी साइज, कैटायन एनायन की साइज, साइज ऑफ द आयंस। अब आप जरा विजुअलाइज करो, हमारे पास बड़े बड़े आयंस है। आयोडाइड है एक तरफ, I- आयोडीन बड़ा ही होता है, और कैटायन के नाम पे सीजियम है, नीचे है बड़ा कैटायन। तो ये बड़े बड़े आयंस दूर ही रहेंगे, पास कैसे आएंगे? इसी की वजह एक लिथियम है और एक फ्लोराइड है। रिलेटिवली स्मॉलर आयंस तो ये पास में आ सकते हैं, पास में आएंगे तो कूलम्बिक फोर्सेस ज्यादा होंगे। सिंपल। तो साइजेस आयंस की कैसी हो तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी? स्मॉलर आयंस फेवर अ टाइटर, मोर कॉम्पैक्ट लैटिस। यस। तो लैटिस एनर्जी अगर साइज पे निर्भर करती है तो सही ही करती है, और अगर आयंस की साइज कम है तो लैटिस विल बी स्ट्रॉन्गर। ये बात आप मानते हैं? yes. थोड़ा अटकाओ इस बात को। साइजेस अगर कम है तो लैटिस ज्यादा कॉम्पैक्ट। आज वो नहीं आएगा ऋषिक मंत्री, लेट आए, लेट होता है, उसने बोला बस लेट आए, सीट बचा के रखना, वो रखी उसकी, क्यों क्यों आएगी? ओके। और अब आता है तीसरा और आखिरी पॉइंट, और जेई जैसे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपने सॉलिड स्टेट पढ़ा, वहां पैकिंग वाली बातें पढ़ी, वॉइड वाली बातें पढ़ी। तो अगर मान लीजिए आपका जो एनायन है वो बहुत बड़ा है और उसने कोई एफसीसी लैटिस बनाया जिसके कुछ वॉइड्स है जिनमें कि कैटायन आके बैठ सकता है। मालूम पड़ा जो कैटायन है वो कैटायन बहुत छोटा है, बहुत छोटा। एनायन बहुत बड़ा है तो वॉइड भी थोड़े बड़े ही हो, लेकिन कैटायन कुछ ज्यादा ही छोटा है। तो वो उन वॉइड में भी अगर रहेगा तो भी दे आर नॉट गोइंग टू टच ईच अदर एंड इट विल रिजल्ट इन अ लूज पैकिंग। यस और नो? आपने आम की पेटी बनाई, आम की पेटी पैक करी, सेब की पेटी पैक करी,
और उसके अंदर जो कैविटीज है उसमें आपने कोई दूसरे फ्रूट डालने की कोशिश करी, तो आपने छोटे फ्रूट ले लिए, बिल्कुल वो लाल कलर वाले बोर होते ना, बेर होते लाल वाले छोटे वाले, तो वो आ तो जाएगा, बट क्या उससे पैकिंग बहुत कॉम्पैक्ट होगी या लूज रहेगा? लूज रहेगा। हाँ, वो वहां पे आ तो सकता है, बट उससे वो जो पैकिंग है वो टाइट नहीं होने वाली। हाँ, रहो कौन रोक रहा। इससे अच्छा वो थोड़ा बड़ा होता तो ज्यादा सरफेसेस को टच करता और ज्यादा अच्छी पैकिंग करता। हाँ या ना? यस। तो आयंस की जो साइजेस हैं वो बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। आयंस की जो साइजेस है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। अगर एक आयन एनायनिक एटॉम कोई भी बहुत बड़ा है तो दूसरा भी फिर बड़ा ही होना चाहिए। अदरवाइज अगर बोले नहीं तो दूसरा छोटा, एक तो छोटा है तो कोई सोचे देखो भाई दो आयंस हैं और इनमें कोलम्बिक फोर्सेस वाली बातें सोच रहे हैं, तो अगर दोनों बड़े बड़े होंगे तो दूर दूर रहेंगे, लेकिन एक बड़ा दूसरा छोटा है तो वो तो पास में आ जाएगा, तो देखो बढ़िया फोर्सेस लग जाएंगे। हाँ, ये कोलम्ब के हिसाब से देखे तो सही है, बट हमको सॉलिड पर पूरा जाल बिछाना है, हमें कुछ और भी बातें सोचनी पड़ती है। तो उनकी साइजेस रिलेटिवली कंपेरेबल होनी चाहिए। एक बहुत बड़ा और एक बहुत छोटा, ये लैटिस अच्छा नहीं बनना, राइट? या तो दोनों ही छोटे हो जाए या दोनों ही फिर बड़े हो। एक छोटा और एक बड़ा ये गड़बड़ हो जाती है। ये बात समझ में आ रही? तो उनकी साइज रिलेटिवली कंपेरेबल हो, वो लैटिस अच्छा हो। हाँ, उसमें भी अगर दोनों छोटे छोटे तो और अच्छा हो जाएगा, बट एक आयन बहुत बड़ा और एक आयन बहुत छोटा, इससे अच्छा तो दोनों ही आयन बहुत बड़े हो जाते हैं। यस और नो? या तो दोनों बहुत छोटे हो या दोनों फिर बहुत बड़े हो, ये नहीं कि एक तो छोटा है वो लूज पैकिंग कर देगा। ये बात समझ में आ रही है? तो लैटिस एंथैल्पी डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। पहला चार्जेस, दूसरा साइजेस, एंड तीसरा एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द रिलेटिव साइज। आपकी तुलनात्मक साइज क्या है वो कंपेरेबल होनी चाहिए। बहुत ज्यादा आउट हो गए एक दूसरे की रेंज से, वो लैटिस ढीला पड़ जाएगा। ये बात समझ में आई? और ये बहुत अभी पढ़ लिया, आज ही 10 बार काम आ जाएगा। तो आपको फील तो आ रही है थोड़ी वैसे, बट थोड़ी देर में बिल्कुल खून में उतर जाएगा। रुक जाओ, बस तीसरा पॉइंट लिख लो, रिलेटिव साइजेस। पहला चार्ज, दूसरा साइज, तीसरा रिलेटिव साइज। बोले रिलेटिव साइज ये क्या है? कि भाई वो दोनों बहुत ज्यादा अलग नहीं होने चाहिए। रिलेटिवली दे शुड बी क्लोज टू ईच अदर। रिलेटिवली साइजेस एक जैसी होनी चाहिए, एग्जैक्टली नहीं, रिलेटिवली। ठीक है? एक है 100 पिकोमीटर तो दूसरा 80 होगा, 90 होगा, 60 होगा, चला लेंगे। एक है 100 और एक है 15, नहीं, ये लैटिस बेकार है। ठीक है? समझ में आ रहा है? इसीलिए सुनना, बीई बेरिलियम का सल्फेट बेकार लैटिस है। आयनिक कंपाउंड बेरिलियम प्लस है, सल्फेट माइनस है। बेरिलियम सल्फेट का लैटिस एकदम रद्दी लैटिस है। तो सल्फेट, एक सल्फर 4 ऑक्सीजन 5 लोगों का झुंड है, बहुत बड़ा एनायन हो, और बेरिलियम इतना सा पिद्दी सा कैटायन, ये अच्छी बॉन्डिंग नहीं होगी, राइट? इसके बजाय आप ले बेरियम सल्फेट। बेरिलियम के नीचे आता है बेरियम, तो बेरियम बड़ा हो गया ना, तो बेरियम सल्फेट का जो लैटिस है दैट विल बी अ बेटर लैटिस देन बेरिलियम सल्फेट। बेरिलियम कार्बोनेट से बेहतर लैटिस होगा बेरियम कार्बोनेट का। समझ रहे हो? यस? फंडा समझ में आ रहा है? लेकिन अगर मैं ऑक्साइड की बात करूं तो BeO बेरिलियम ऑक्साइड का लैटिस बेटर होगा बेरियम ऑक्साइड से, क्योंकि बेरिलियम और ऑक्सीजन एक ही पीरियड में, तो साइज फिर भी कंपेरेबल है। बेरियम इतना नीचे, वो तो बहुत बड़ा हो चुका है। यस और नो? यस? तो ये फंडा हमने अभी देखा। जैसे पिछली क्लास में हमने हाइड्रेशन एंथैल्पी वाला कंसेप्ट डेवलप किया था। हाइड्रेशन एंथैल्पी इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। यस? वो आज फिर आएगा। ये आज हमने पढ़ लिया और आज बार बार आएगा। इसी को एनसीईआरटी ने यहाँ यूज किया। कहा? ये जो रिएक्शन लिखी है ना इसके ऊपर, कि भाई लिथियम में बनाता है ऑक्साइड, सोडियम बनाता है परऑक्साइड और बाकी बनाते हैं सुपर ऑक्साइड। क्या लॉजिक है इस बात का?
एनसीईआरटी कह रही है कि एक्चुअली जैसे जैसे आप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम नीचे जा रहे हैं, आपका जो केटायन है वो लगातार बड़ा होता जा रहा है। बड़े केटायन के लिए हम एनायन भी बड़ा होना चाहिए, वरना लैटिस अच्छा नहीं बनेगा। अब बड़ा कैसे करें? तो ऐसा करो, एक ऑक्सीजन के बजाय दो के जोड़े बना दो, एक ऑक्सीजन के बजाय 2 का जोड़ा बना दो, तो वो एनायन बड़ा हो जाएगा। कहा है ना, जैसे लिथियम में अकेला ऑक्सीजन है, इन बाकियों में 2 के जोड़े में मामला सेट करना पड़ा। ठीक है, अगर केटायन बड़ा है तो एनायन भी बड़ा होगा, तो लैटिस मजबूत बनेगा। वरना केटायन आप बड़ा करते जा रहे हो, एनायन को उतना ही छोटा रखोगे तो लैटिस लूज लूज और लूज होता चला जाएगा। यस और नो? देखो ऐसा कुछ लिखा मिल रहा है आपको वहां। The increasing stability of the peroxide or superoxide as the size of the metal ion increases is due to the stabilization of large anion by larger cation through lattice energy effects. तो ये तो याद रखना ही है कि लिथियम बनाता है ऑक्साइड, सोडियम बनाता है पेरोक्साइड, और बाकी सब बनाते हैं सुपर ऑक्साइड। लेकिन एनसीईआरटी ने स्पष्ट बताया है कि ऐसा क्यों होता है, क्या होता है एंड क्यों होता है। समझे? असर्शन रीजन में यहाँ पे सवाल बनता है, असर्शन रीजन में यहाँ पे सवाल बनता है ना। स्टेटमेंट 1 कि जैसे जैसे नीचे जाते हैं ऑक्साइड का सुपर ऑक्साइड बनता है। स्टेटमेंट 2 ये छाप देंगे कि जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं केटायन की साइज बढ़ रही है तो ये एनायन की साइज भी बढ़ानी चाहिए। अब जिसने पढ़ रखा है बोलेगा ये दोनों बातें सच है, और दूसरी वाली बात पहले का सही लॉजिक भी है, वरना ज्यादातर लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, प्रोडक्ट ही नहीं पता या कारण ही नहीं पता, और फिर ए और बी में कंफ्यूजन वैसे भी बहुत ज्यादा होता है। यस और नो? ये स्पष्ट दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने ये ऊपर वाला पैराग्राफ, नीचे वाली 3 रिएक्शंस पढ़ ली, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन बैंक जो दिया उसमें खूब सारे क्वेश्चन भी डाले हुए। ओके, फिर इसके बाद वाली 5 लाइन। हाँ जी बोलो। उसने बोला है कि जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं तो जो लैटिस एंथैल्पी वो बढ़ती जा रही है, हाँ जी स्टेबलाइज कर रही है। हाँ जी, पर एनायन तो उतना ही है। और एनायन जैसे इसमें तो ऑक्सीजन हो, किस वक्त? अरे एक में एनायन है O-2, एक में O2 2-, तो 2 लोग हैं ना, 2 है। ठीक है, बड़ा हो गया ना। फिर इनके नीचे वाली 5 लाइन है। तो ऑक्साइड्स एंड पेरोक्साइड्स आर कलरलेस बट सुपर ऑक्साइड्स आर येलो और ऑरेंज। तो याद रखिएगा KO2 का कलर मैंने बताया भी होगा आपको, येलो टू ऑरेंज कलर के क्रिस्टल होते हैं। ठीक है, अब लगे हाथ एक एक्स्ट्रा और बता देता हूँ। KO2 जब बता ही दिया है तो KO3 भी देख लो। KO2 होता है, एक KO3 भी होता है, कहते नहीं कि हम यहाँ पढ़ेंगे। इसका नाम हो जाता है पोटेशियम ओजोनाइड, देखिए ऐसा है O3- है, तो क्या बोलेंगे? ओजोन का एनायन तो बोलते ओजोनाइड। कैसे बनता है ये भी हम रट्टा मार लेंगे। QH में ओजोन पास कर दो, ओजोन तो गैस होती है ना, QH ओजोन पास कर दो, ये बन जाता है। इसका रंग क्या होता है? एकदम ब्राइट ऑरेंज कलर का क्रिस्टल होता है। ब्राइट ऑरेंज आयनिक कंपाउंड है तो क्रिस्टल ही होगा, और क्या होगा। तो जब हमने KO2 देखा तो लगे हाथ KO3 भी यहीं पे सरकार। ठीक, बढ़िया चल रहा है। ठीक है, अब NaOH, KOH, इनके बारे में आपकी क्या राय है? ये एसिड्स है या बेसिस है? अच्छे बेसिस है, बेकार बेसिस है? अच्छे बेसिस है। और कोई भी अच्छे बेस या अच्छे एसिड को आप पानी में डालें तो बहुत हीट निकलती है, राइट? कहते हैं कि अगर जैसे पानी में आप NaOH डाल रहे हैं तो आप थोड़ा थोड़ा NaOH डालें और उसको स्टर करते रहे, हिलाते रहे, ताकि थोड़ी हीट निकलती रहे। एकदम से नहीं डाल देना, ये नहीं कि पानी के अंदर खूब सारा बेस एक साथ डाल दिया, वो इतनी हीट निकलेगी, इतनी पानी से भाप बन जाएगी, और भाप तो गरम गरम बाहर भी आएगी, राइट? वही अगले पैराग्राफ में बातें बोल रहे हैं कि भाई ये बड़े अच्छे बेस होते हैं और पानी में डालोगे तो इंटेंस हीट, बहुत सारी हीट निकलेगी। ये बात आप जानते हैं कि नहीं जानते? यही बोलते हैं, तो बहुत बड़ी बात नहीं।
या तो स्ट्रॉन्ग एसिड को पानी में एक साथ मिलाना चाहिए, या स्ट्रॉन्ग बेस को एक साथ मिलाना चाहिए, और ना स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को एक साथ मिलाना चाहिए। ठीक है, ये सब खतरनाक हो जाता है। सिंपल, आगे बढ़ो। हैलाइड्स, अब हैलाइड्स में मैंने 2 बड़े बड़े पैराग्राफ भर दिए। यहाँ पे थोड़ा सा अपन को स्लो डाउन होना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये बोल रहे हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की कुछ बातें ऐसे कुछ बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वैल्यूज ऑफ फ्लोराइड बिकम लेस नेगेटिव। देखो क्या बोल रहे हैं, 1/2F2 Li gives LiF, Na plus 1/2F2 gives NaF। ठीक है, ऐसा और नीचे भी आ सकता है। बोले दे बिकम लेस नेगेटिव। मतलब अगर इसका डेल्टा है कि -500, तो इसका -400, फिर -300 और ऐसी वैल्यूज आएगी, दे बिकम लेस नेगेटिव। आपको बोले क्यों? लैटिस एंथैल्पी, क्योंकि फ्लोराइड जो केटायन एनायन है वो तो छोटा ही रह रहा है, केटायन बड़ा 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 होता जा रहा है, तो लैटिस जो है वो लूज होता जाएगा। तो लैटिस बनेगा तो एनर्जी रिलीज होती है, लैटिस बेकार बन रहा है तो एनर्जी उतनी रिलीज नहीं हो पा रही। हाँ या ना? हाँ, बाकियों के अंदर अगर क्लोराइड, ये दूसरे क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैल्यू ऐसा नहीं होता, उल्टा बढ़ती है। बोले क्यों? कि वो आयंस बढ़े तो उनके जब कैटायंस बड़े होंगे तो लैटिस अच्छा बना ले। पढ़ो देखो क्या कह रहे हैं। The delta H0F values of fluorides become less negative, while the reverse is true for enthalpy formation for chlorides, bromides and iodides. कारण नहीं बताया, लेकिन बात समझ में आ रही, कारण आपको समझ में आ रहा है। अब इसमें सवाल अगर पूछ ले और किसी बच्चे ने पढ़ा नहीं है, किसी बच्चे ने उसे रटा नहीं है, तो वो एग्जाम हॉल में पूरा तो सही नहीं बता पाएगा। तो सिंपली सोचिए, जेईई एडवांस के पढ़ते हुए सोचिए, मेंस के पढ़ते हुए सोचिए, ट्रू एंड फॉल्स पूछ रहे हैं आपसे, सिंपली ट्रू एंड फॉल्स पूछ रहे हैं। तो बोलेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ LiF, Na, K का ऑर्डर क्या है? अगर पूछे स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन तो बताओ क्या ऑर्डर है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? क्योंकि नेगेटिव में था ना जवाब, तो मैंने मॉड थोड़ी बोला है, तो वैल्यू पूछिए। यस, अच्छा, फिर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ LiCl, NaCl एंड KCl। जैसे जैसे नीचे जाते हैं ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, बट ये तो अभी क्योंकि हमने पढ़ा है तो हम बता पा रहे हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा या पढ़ भी लिया और याद नहीं है तो एग्जाम में क्या सोचोगे? या तो आपको दोनों ही सही लगेंगे या दोनों ही गलत लगेंगे। यस और नो, राइट? इसलिए यहाँ पे तो रट्टा बनता है, हम इतना लॉजिक से नहीं सोच सकता है। अगर याद है तो बोले हाँ वो लैटिस एनर्जी वाली चीज याद करिए, बट लैटिस एनर्जी से ये ऑर्डर तो आप डिराइव नहीं कर सकते कि बिकॉज लैटिस एंथैल्पी से चेंज होगी तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा, नहीं है। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखने की बात है। पूछ लिया तो कोई तरीका नहीं, रटा हुआ ही बता पाएगा।
ठीक है, फिर आगे क्या बोला, फॉर अ गिवन मेटल स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑलवेज बिकम्स लेस नेगेटिव फ्रॉम फ्लोराइड टू आयोडाइड। अब ये कुछ और रामायण चल रही है। देखो कोई मेटल ले लो, Li है, LiCl, LiBr, Lii, ये जितना डेल्टा एच नेगेटिव है, ये -500 है तो ये -400 है तो ये -300 है तो ये -200, इट ऑलवेज बिकम लेस एंड लेस नेगेटिव। यस, तो पहले इन्होंने तीन अलग अलग बातें आ रही है। पहले फ्लोराइड के लिए अलग बताया फॉर सेम मेटल, फिर वो क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, और अब ये तीसरी कुछ नई बात कर रहे हैं। लिख लो इसको, एडवांस में तीनों सवाल आ जाएंगे, आप कितने सही करोगे सोच सोच के। ऐसा करते हैं, ऐसा करता हूं कि एनसीईआरटी में जितने भी ऑर्डर्स हैं सबके ऊपर एक शीट बना देते हैं। क्या आइडिया आप? पूरी किताब छान लेते हैं, सुने। अब अगले पैराग्राफ में क्या बोल रहे हैं, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज फॉलो द ट्रेंड। फ्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। फजांश जिसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। लिख लो, ये रिलेटिवली सिंपल सवाल है। फिर उसके बाद ऑल दीज हाइड्राइड्स आर सोल्यूबल इन वाटर, ये तो हमको वैसे ही पता है, CBI इज सोल्यूबल। और सोडियम पोटेशियम के तो वैसे भी सारी चीजें, लगभग सारी चीजें बोली जाती है, पता है। तो लो सोल्यूबिलिटी ऑफ LiF इन वाटर इज ड्यू टू इट्स हाई। अब यहाँ पे दो बातें, सोल्यूबिलिटी एक ऐसी चीज है जिससे आप सोच नहीं सकते, इसीलिए तो वो गाइडलाइंस बताई। बेटा सोल्यूबिलिटी अगर आप लॉजिकली सोच सको तो लॉजिक ही बता दो फिर, बट ऐसा कोई लॉजिक नहीं। जैसे अभी क्या बोल रहे हैं, LiF इसलिए कम घुलता है, पहली बात तो इन्होंने बोल दिया वो कम घुलता है, इसलिए कम घुलता है कि उसका लैटिस बहुत अच्छा है। लेकिन सोचो जरा, अगर लैटिस बहुत अच्छा है तो उसका हाइड्रेशन भी तो बहुत अच्छा हो रहा होगा शायद। Li छोटा केटायन है तो उसका हाइड्रेशन खूब हो, F- एक छोटा एना है उसका भी हाइड्रेशन अच्छा खासा हो। तो जिसका आप बोल रहे हो कि लैटिस अच्छा है, हाइड्रेशन भी तो अच्छा है, तो बोलो इसको। बट कौन सा ज्यादा अच्छा है वो हम थोड़ी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि लैटिस एंथैल्पी इतनी अच्छी है, कि हाइड्रेशन एंथैल्पी तो इतनी ही अच्छी है, तो ये तो याद ही रखना पड़ता है। तो Li, ये क्या बोल रहे हैं, LiF इन वाटर, द लो सॉल्युबिलिटी ऑफ LiF इज ड्यू टू इट्स हाई लैटिस एंथैल्पी, राइट? While whereas the low solubility of cesium iodide is due to smaller hydration enthalpy. अब cesium iodide क्या बोल रहे हैं कि हाइड्रेशन एंथैल्पी बेकार है, तो लिथियम फ्लोराइड की तो हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत थी, भर भर के थी, तो उसे क्यों नहीं खोला? तो वहां बोलते नहीं इसका लैटिस बहुत अच्छा है। और यहाँ पे cesium iodide बोल रहे हैं कि इसका हाइड्रेशन तो एकदम बर्बाद है। cesium इतना बड़ा केटायन, कौन आके जुड़ेगा इससे? आयोडाइड इतना बड़ा है, कौन आके जुड़ेगा इससे? तो हाइड्रेशन तो इनका बर्बाद है, लैटिस फिर भी ठीक है, क्योंकि केटायन बड़ा है तो एनायन भी बड़ा है, तो लैटिस इनका फिर भी ठीक है, हाइड्रेशन एकदम बर्बाद है इसलिए कम घुलता है। तो वहां पे तो बोला वो इसलिए कम घुलता है कि उसका लैटिस बहुत अच्छा है, और यहाँ पे क्या बोला, इसका हाइड्रेशन, ये तो घुलना ही नहीं चाहते, तो इन्हें कैसे घोले अब? ये सुन लो, तो एक तो याद रखना कि ये दोनों नहीं घुलते, प्लस ये क्यों नहीं घुलते, तो यही लॉजिक याद रखना पड़ेगा।
समझ में आया रीजन असोसिएशन के सही सवाल कहाँ से कैसे बनाते हैं? कई बार गलत कुछ भी बना देते हैं, बट इस तरह से बढ़िया सवाल बनते हैं कि भाई एनसीईआरटी में स्पष्ट लिखा हुआ था कि ये नहीं खुलता, इसलिए नहीं खुलता। आप अपना लॉजिक लड़ा लो, लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं है। जो वहां लिखा हुआ वही याद होना चाहिए। ठीक है, लिखो, उसको नोट करो। ठीक है। अच्छा, इतना जेई मेंस में नहीं आता, बट ये सोचिए कि ये तो नहीं आता, इतना थोड़ी आता है, तो इनमें से कुछ तो आएगा। सारे सवाल इस लेवल के नहीं होंगे, लेकिन एक सवाल तो इस लेवल का होगा, और एडवांस में इसी लेवल के होंगे। तो इसलिए एक बार प्रॉब्लम आ रही है, बट अब ये देखना है कि भाई इस प्रॉब्लम को काबू कैसे करें। ठीक, एक तरीके से पढ़ा ही मत ही, जैसे ज्यादातर कोचिंग में होता है, पढ़ाते ही नहीं। ज्यादा एक मॉड्यूल दे देते हैं जिसमें सब कुछ लिखा हुआ, तो लिखा हुआ तो एनसीईआरटी में ही था। और मैं भी कोई बहुत ज्यादा समझा थोड़ी रहा हूँ, कुछ समझा रहा हूँ, बट देन थोड़ा समझा दिया, थोड़ा रटवा दिया, थोड़ी जिंगल बता दी, और सबसे बड़ी बात है हाथों आगे बैठा के प्रैक्टिस करवा दी। अब हाइड्रोजन चैप्टर अपन ने थोड़े से सवाल करे भी और करेंगे 300-400 सवाल, बट 100 सवाल भी कर लिए तो बहुत सारी चीजें दिमाग में बैठ गई। अभी विद इन मार्च तुम्हें एक और असाइनमेंट करवा देंगे हाइड्रोजन चैप्टर का, तो जैसे वो चीज वापस करोगे याद आ जाएगी, और उसके चक्कर में एनसीईआरटी पलटोगे तो 2 चीजें ढूंढोगे 4 मिल जाएगी, तो दिमाग में वो बार बार जब देखते हैं याद बन जाता है। वरना ज्यादातर कोचिंग में क्या हो रहा है, कोई पढ़ा ही नहीं रहा, तो बच्चे उसको पढ़ भी नहीं रहे, फिर एग्जाम में आ जाता है तो रटना था, तो ऐसे थोड़ी रटता है। तो हम यही देख रहे किस तरह से इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करें। तो अब जैसे आइडिया आया, अभी आया, कैसा करो, जैसे ये जितने भी ऑर्डर्स हैं, इन ऑर्डर्स के एक डीपीपी बना दो। तो उनमें से कई तो आप सोच लोगे, कई आपको याद होंगे, तो नहीं याद होंगे एनसीईआरटी पलटोगे, तो जब उन पे आप 2 मिनट लगाओगे ना तो याद रह जाता है। जब आप उसमें 2 मिनट लगाओगे, जब आप पन्ने पलटोगे, बोला हाँ ये तो ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, तो आपको याद रह जाता है। अगली बार जैसे वो क्वेश्चन आएगा ना, अरे ये तो एनसीईआरटी वहां लिखा था, ये आंसर है। बट ये करने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं या करवाने पड़ते हैं, जिसके लिए हम तैयार हैं। ओके, अभी मैं लिखना स्टार्ट करूंगा, और चैप्टर वाइज इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में नहीं कि एल्काइल हैलाइड में E1 E2 की रेट बताओ, वो तो ऑर्गेनिक में आ जाता है, झगड़ा इनऑर्गेनिक में होता है। तो मेहनत करेंगे, थोड़ा मैं मेहनत करूंगा, थोड़ी जेके सर को बोलेंगे, अभी थोड़ा बना, इस चैप्टर के मैं सारे बना रहा हूँ, इस चैप्टर के आप बना दो, और वो आपको करवा देंगे तो आपके नंबर आ जाएंगे। अगर जेई एडवांस में इतना फायदा जरूर होगा कि जेई एडवांस के 2-3 सवालों में एक ऑप्शन आपके ज्यादा सही हो जाएंगे। 2-3 सवालों में, अरे ये लाइन तो उसमें आई थी, अरे ये लाइन तो उस डीपीपी में आई थी, तो याद होगी ना, नंबर मिल जाएगा। वरना उसके कारण या तो गलत कर दिया, पूरे सवाल डूब गए। ये पार्शियल मार्किंग में मारे गए, उसमें 3 ऑप्शन सही थे, आपने 2 कर दिए, वो तीसरा याद नहीं था, तो 4 नंबर का सवाल था, 2 ही नंबर मिले, ये सही करते थे पूरे 4 मिल जाते। इस तरह से आपको 2, 3, 4 नंबर का तो फायदा हो ही जाएगा, और उसके लिए मेहनत करने के लिए तैयार। तो देख रहे हैं क्या करें इस प्रॉब्लम का। एक तो इसको इग्नोर कर दो, वो सोल्यूशन थोड़ी है। सोचेंगे, वहां फंसेंगे, थोड़ा तड़पेंगे तो कुछ निकाल भी लेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर ये बोल रहे हैं ऑन अदर हैलाइड्स ऑफ लिथियम आर सोल्यूबल, ये कुछ मतलब लॉजिक से नहीं है। ये बोल रहे हैं कि ये थोड़े इथेनॉल, एसीटोन, ये थोड़े से लेस पोलर सॉल्वेंट्स है, थोड़े से, जैसे पानी तो बहुत ज्यादा पोलर है, ये थोड़े लेस पोलर है, तो ये इसमें भी घुलता है। तो इसको ऐसे समझो कि लिथियम का पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा है, पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा है, तो आयनिक कैरेक्टर कम हो गया, तो आयनिक कैरेक्टर कम है तो वो लेस पोलर में घुल जाता है। मैं तो थोड़ा कोवेलेंट ही हूँ, मैं तो उतना आयनिक हुई नहीं, मैं तो थोड़ा कोवेलेंट ही हूँ, तो वो थोड़ा लेस पोलर सॉल्वेंट में भी घुल जाता है या ना। तो ये यहाँ पे थोड़ा लिख लो कि लिथियम का पोलराइजिंग पावर ज्यादा है तो आयनिक कैरेक्टर कम है, तो वो लेस आयनिक है, तो वो लेस आयनिक सॉल्वेंट में भी घुल जाता है।
फाइल का नाम क्या रखें? ऑर्डर देखिए, ऑर्डर ही है और क्या इस फाइल में? ऑर्डर सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड। अब ये बहुत बड़ा पैराग्राफ दे दिया, बहुत बड़ा, बट कुछ भी नहीं, इसमें टाइम नहीं लगेगा हमारा। सबसे पहले तो ये ऑक्सो एसिड की थोड़ी परिभाषा समझा रहे, जो कि बहुत सटीक नहीं है, ठीक है। तो ऑक्सो एसिड कौन से होते हैं? तो वो एसिड्स जिनमें जो एसिडिक एच, ऑक्सो एसिड क्या बता रही है? वो एसिड जिनमें एसिडिक एच, OH से आया, एसिडिक एच OH से आया, ये वाला निकला। और वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसी ऑक्सो ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को ऑक्सो बोलते हैं, ऑर्गेनिक में भी आता है, राइट। जैसे ये कार्बोनिक एसिड को ऑक्सो एसिड बुला रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को ऑक्सो एसिड बुला रहे हैं। जो H है वो OH में से निकला हाइड्रोक्सिल से, और वो हाइड्रोक्सिल आगे एक ऑक्सो ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को बोलते हैं ऑक्सो ग्रुप। जैसे फास्फोरिक एसिड को भी ऑक्सो एसिड बताया, जो एसिडिक H है वो OH में से निकला है, और वो किसी ऐसे एलिमेंट से जुड़ा है जो जिसके जस्ट आगे ऑक्सो ग्रुप आ गया। तो ऐसे एसिड को क्या बोलते हैं? ऑक्सो एसिड। और उनके एनायंस क्या बोलेंगे? ऑक्सो एनायंस। उनके सॉल्ट्स क्या बोलेंगे? ऑक्सो सॉल्ट्स। ठीक, राइट। देखो ऐसा लिखा है, ऑक्सो एसिड्स आर दोज in which the acidic proton is on a hydroxyl group with an oxo group attached to the same atom. For example, this, right? फिर इसके बाद ये इनकी थर्मल स्टेबिलिटी की बातें कर रहे हैं। तो हम तो पजांस रूल ऑलरेडी पढ़े हैं, पढ़े कि नहीं पढ़े? तो हम स्टेबिलिटी वाली बात भी समझे कि अगर जो एनायन है वो अकेला मोनो एटॉमिक है, तो केटायन के पोलराइजिंग पावर से उसको राहत ही मिलेगी कि मैं तो अकेला था, मेरे अकेले पे माइनस था। अगर आप पोलराइज कर दोगे, थोड़ा माइनस आपके उधर चल जाएगा, तो मुझे राहत मिलेगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर वो पॉली एटॉमिक है और अब आप उसको ज्यादा पोलराइज करोगे, वो परेशान हो जाएगा, वो विकृत हो जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा। ऐसी बातें हुई अपनी कि वो उन ऑक्सीजन को तो अपनी तरफ खींचेगा, पर बीच में जो सेंट्रल एटम है उसको दूर धक्का देगा, तो बेचारा बहुत विकृत हो जाएगा, बहुत तनाव में आ जाएगा। तो जैसे ही आप उसे गर्म करोगे, एनर्जी मिलेगी, वो तोड़ ताड़ के भाग जाएगा कि रहना ही नहीं मेरे को तो इसके साथ। यस और नो, राइट? वही ये समझा रहे हैं आप। सॉलिबिलिटी हमको ऑलरेडी पता है, ठीक है। उसके बाद आता है, थोड़ा नीचे चलो, इसमें तो लिखा मिलेगा लिथियम कार्बोनेट इज नॉट सो स्टेबल टू हीट। बोले सही बात है, लिथियम कार्बोनेट में लिथियम बहुत छोटा है ना, उसका पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा है ना, तो इसलिए वो कार्बोनेट को परेशान कर देता है, तो नॉट सो स्टेबल की भी एग्री, ठीक है। फिर आता है इट्स हाइड्रोजन कार्बोनेट डज नॉट एग्जिस्ट एज अ सॉलिड। इस बात को अंडरलाइन किया जाए, बहुत सॉलिड बात है। अब सुनिए, बहुत काम की बात बता रहा हूं, पुराने पेपर्स में बहुत बार ये फंडा यूज किया है, तो बहुत बार कर लिया पेपर, और क्यों नहीं कर सकता? बच्चों को जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको आता तो आज भी नहीं। क्या है फंडा?
कि ज्यादातर बाइकार्बोनेट्स सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर पाते। क्या बोल रहे हो? मोस्ट बाइकार्बोनेट्स कैन नॉट डू नॉट एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट। एक्वस में जिसका चाहिए ले लो, जैसे अपन ने हार्डनेस पढ़ी, टेम्पररी हार्डनेस पढ़ी। मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट पानी में घुला हुआ था, सॉलिड नहीं। कैल्शियम का बाइकार्बोनेट पानी में घुला हुआ था, सॉलिड नहीं। राइट? तो पानी में तो हर किसी का बाइकार्बोनेट मिल जाएगा आपको, लेकिन सॉलिड बाइकार्बोनेट सॉलिड स्टेट में हर किसी का नहीं मिलेगा। मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर पाता। कैल्शियम का बाइकार्बोनेट सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर पाता। कुछ चुनिंदा ही है जो एग्जिस्ट कर पाते हैं, वो चुनिंदा हमें रट लेने हैं। तो इनके सिवाय बाकी सारे सिर्फ और सिर्फ पानी में एग्जिस्ट कर सकते हैं, सॉलिड स्टेट में नहीं कर सकते। राइट? तो हम ये याद कर लेते हैं कि सॉलिड स्टेट में कौन कौन से एग्जिस्ट कर सकते हैं। एक्वस में तो वो भी कर सकते हैं और दूसरों के भी कर सकते हैं, बट सॉलिड में इन्हीं के कर सकते हैं। आप समझ रहे हो? तो लिखो कहीं पे एक लाइन, देयर आर अ वेरी फ्यू, बहुत चुनिंदा, देयर आर अ वेरी फ्यू बाइकार्बोनेट्स, देयर आर अ वेरी फ्यू बाइकार्बोनेट्स, there are a very few bicarbonates that can exist in solid state. बोलो कौन कौन से हैं? एक है सोडियम वाला NaHCO3। आपके घर में पड़ा है मीठा सोडा, हाँ मीठा सोडा, बेकिंग सोडा, तो NaHCO3 था, वो सॉलिड है ना, सफेद रंग का पाउडर ही था, या डली होती सफेद रंग की। दूसरा KHCO3, तीसरा रुबिडियम और सीजियम वाला भी है, बट वो काम नहीं आता। अमोनियम पहले लिख लो आप, अमोनियम बाइकार्बोनेट। और अब वो दो भी चाहो तो जोड़ लो, सीजियम वाला और रुबिडियम वाला, और तो वो ज्यादा काम नहीं आता। तो इनके बाइकार्बोनेट पानी में भी रह सकते हैं और सॉलिड स्टेट में भी रह सकते हैं। बाकियों के सॉलिड में नहीं रह सकते, पानी में रहो तो रहो। जैसे मैग्नीशियम, बोले मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट जब पानी में रहता है तो मैं उसे गर्म कर दूं या धूप में रख दूं, पानी को उड़ा दूं, तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट मुझे सॉलिड स्टेट में क्यों नहीं मिल रहा? तो देखो, पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 81। पानी इलेक्ट्रिक फोर्सेस को 81 टाइम कमजोर कर देता है। तो मैग्नीशियम +2 जिसमें चार्ज +2, जिसका पॉजिटिव पावर ज्यादा है, तो बाइकार्बोनेट को बहुत परेशान कर सकता है। फिर बीच में पानी की दीवार आ गई तो इलेक्ट्रिक फोर्सेस को कमजोर कर देता है। अगर अभी दीवार हटा दो तो ये कैटायनिस एनायन को इतना परेशान करेगा कि टूट जाएगी, इसीलिए सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। पानी आ जाए तो थोड़ी दूरियां बढ़ जाएगी, फोर्सेस कमजोर हो जाएंगे और ये रह पाएगा। ओके, तो जैसे ही कोई बोले आपके कोर्स में एक सॉलिड बाइकार्बोनेट है, आपको 3 लोग याद आना चाहिए, सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम। रुबिडियम सीजियम नहीं होते, फिर भी हमने लिखे। ठीक है, तो इतने सारे बाइकार्बोनेट में सब 3 पे आ गए, फिर वहां पे कोई हिट होगा, उससे पकड़ लेंगे 3 में से कौन सा है, वरना आपको पता ही नहीं। वो बाइकार्बोनेट तो बहुत सारे होते हैं, अब वो हिंट से भी काम शायद ना चलता, वरना पहले आपने इनको इनमें से कोई एक है, अब इनमें से जो हिंट बैठेगा, हाँ ये तो इसका हिंट है। अदरवाइज ये अगर लिस्ट नहीं, छोटी सी शॉर्ट लिस्ट नहीं हुई तो फिर आप आंसर नहीं निकाल पाओ। ओके, पुराने पेपर जब करेंगे तो ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो इन्होंने बोला कि लिथियम का बाइकार्बोनेट सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। हमने ये याद कर ली कौन कौन से जो करते हैं, और आप देखो जो करते हैं उनमें ज्यादातर तो लिथियम के परिवार वाले हैं, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो इस मायने में लिथियम बाकी अपने परिवार वालों से बहुत अलग रास्ते पे निकल गया है, जो कि अभी वापस बात आएगी। समझे या नहीं समझे? ठीक है, अब अगले पेज पे आ जाएंगे। अनैमिलस, अनैमिलस मतलब अजीब, हटके। अनैमिलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम, कि लिथियम क्यों दूसरों से, अपने परिवार वालों से बहुत अलग है। तो उसके कारण बता रहे हैं फर्स्ट पैराग्राफ पे कि एक तो ये कुछ ज्यादा ही
छोटा, एक्सेप्शनली स्मॉल, तो उस कारण से पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा हो जाता है। और वही दूसरा पॉइंट है, क्योंकि बहुत छोटा है तो पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा है, और इस कारण से इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत आ जाता है, और इसलिए फिर ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है उनके अंदर बिंदास घुल जाता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वो तो कोवेलेंट सॉल्वेंट्स होते हैं, उसमें भी लिथियम के कंपाउंड घुल जाते हैं, बिकॉज लिथियम का पोलराइजिंग पावर इतना ज्यादा है कि वो कोवेलेंट ही एक तरह से। यस और नो? तो मुझे लिथियम के कंपाउंड, लिथियम के सॉल्ट है, बट वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कैसे घुल जाते हैं? बात समझ में आई? भले आयनिक कंपाउंड है बट इतना आयनिक नहीं, अच्छा खासा कोवेलेंट कैरेक्टर मौजूद है। ठीक, अब थोड़ा सा धीरे धीरे पॉइंट पकड़ते हैं। पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन लिथियम एंड अदर एल्कली मेटल। पहला, लिथियम इज मच हार्डर। इट्स, अच्छा सुनो, क्या हमारी पिछली क्लास में मेटालिक बॉन्डिंग की चर्चा हुई? इलेक्ट्रॉन सी मॉडल की चर्चा हुई। अब लिथियम जो है अपने परिवार में सबसे छोटा है, इलेक्ट्रॉन तो वो भी एक देता है, बाकी भी एक देते हैं। वो छोटा है, वो हल्का है। लिथियम का वजन 7 होता है, सोडियम का 23 होता है, पोटेशियम का 39 होता है, फिर और बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन तो तुम सारे ही एक दे रहे हो, लेकिन तुम भारी भरकम होते जा रहे हो, तो इस एक इलेक्ट्रॉन की गोंद से भारी भरकम चीजें हम नहीं चिपका पाएंगे। तो लिथियम फिर भी अच्छे से चिपका हुआ है, तो वो हार्ड होगा, उसके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो ये बोल रहे कि ये हार्ड है, हाँ तो होना चाहिए। तो वहां पे लिख दो मेटालिक बॉन्डिंग। 7 में से 6 पॉइंट समझ में आएंगे, एक रट्टा मारता है, तो मैं 6 समझा रहा हूं। पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा, लिथियम इज लीस्ट रिएक्टिव बट स्ट्रॉन्गेस्ट रेडियो, तो पता है। और ये ऑक्सीजन और नाइट्राइड बनाते हैं, ये पता है कि नहीं पता? कि बाकी सब तो परऑक्साइड बनाते हैं या सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, और नाइट्रोजन से बिल्कुल रिएक्शन नहीं करते। ये सिंपल ऑक्साइड बनाता है ज्यादातर, थोड़ा सा परऑक्साइड बनाता है, और नाइट्राइड बनाता है, बाकी सब तीसरे से अलग हो गया। यस, अगला पॉइंट। अब अगले पॉइंट में नया शब्द आ गया, डेलिक्विसेंट। ये शब्द अब आज आप देखोगे आने वाले 1 घंटे में 1.5 घंटे बार बार आएगा। इससे पहले हमने कभी डेलिक्विसेंट वर्ड पे फोकस नहीं किया, अब आज बार बार आएगी बात। तो एक बार रुक के तसल्ली से समझते कि डेलिक्विसेंट क्या होता है। ठीक, पुराने पेपर्स में ये वर्ड मिलेगा। देखो, 2 शब्द, एक है हाइग्रोस्कोपिक, हाइड्रो नहीं हाइग्रो, दूसरा है डेलिक्विसेंट। बोले क्या फर्क? एक कंपाउंड है ए, सॉलिड, उससे मॉइस्चर, यदि मॉइस्चर ज्यादा सोख लिए और बन गया A.H2, कुछ पानी के मॉलिक्यूल साथ में आ गए, लेकिन है सॉलिड का सॉलिड। अगर ऐसी हरकत होती है तो बोलते हैं ए हाइग्रोस्कोपिक। दूसरा कोई बी, वो भी सॉलिड। अगर मॉइस्चर ज्यादा है तो मॉइस्चर को सोख लेता है और बनता है बी एक्वस। पानी दोनों ने सोखा, लेकिन एक में सॉलिड का सॉलिड रहा और एक में सॉलिड से सोल्यूशन बन गया, एक्वस हो गया। यदि ऐसा काम हो रहा है तो बोलेंगे ए इज हाइग्रोस्कोपिक, यदि ऐसा काम हो रहा है बोलेंगे बी इज डेलिक्विसेंट। दोनों में नमी सोखी जा रही है, दोनों में आप मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रहे हो, बट एक में आपकी अवस्था सॉलिड की सॉलिड है, एक में हाइड्रेशन हो रहा है, तो एक दूसरे में सोल्यूशन बन रहा है। फर्क समझ में आ रहा है? एनसीईआरटी ने हाइग्रोस्कोपिक वर्ड ही नहीं दिया, एनसीईआरटी ने हाइग्रोस्कोपिक वर्ड सीधा डेलिक्विसेंट यूज किया। हम क्लियर कर रहे हैं दोनों को अलग अलग। हाइग्रोस्कोपिक में नमी एब्जॉर्ब करी बट रहे सॉलिड का सॉलिड, डेलिक्विसेंट में नमी एब्जॉर्ब करी और उसी में घुल गए। आपने जो पानी एब्जॉर्ब करा वही आपके लिए सॉल्वेंट वाला काम कर रहा है, आप उसी में घुल गए, अवस्था परिवर्तन हो गया। तो जब ये बोल रहे हैं कि लिथियम क्लोराइड इज डेलिक्विसेंट, मतलब
अगर लिथियम क्लोराइड के इर्द गिर्द पानी ज्यादा हो तो पानी को सोख लेंगे और उसमें घुल जाएंगे, सोल्यूशन बनता है। ठीक है, और बात थोड़ी देर बाद आ जाएगी। लेकिन जो लोग पहली बार पढ़ रहे हो उसको साफ साफ लिखे। पढ़ने के लिए बेटा टकल लेडी वो जो अपनी थोड़ी कम। हाँ जी, तो LiCl जो है वो उसे पानी से वैसे भी ज्यादा प्रेम है, लिथियम का प्रोसेसिंग पावर बहुत ज्यादा है, तो नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसमें घुल भी जाता है। बाकी लोग ऐसा नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, लिथियम अनलाइक नहीं फुट पॉइंट, लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज नॉट ऑब्टेन सॉलिड, पता है। फिफ्थ पॉइंट, लिथियम अनलाइक अदर अल्कली मेटल्स फॉर्म्स नो इथाइनेट। अब ये सवाल बड़ा अच्छा सवाल बन जाता है। इसने ऑर्गेनिक तो पढ़ी है बट इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ी, वो ऐसे फंस जाएगा दिखना। अगर आपके पास कोई टर्मिनल एल्काइल, पढ़े ना बड़े एल्काइल, प्रैक्टिस करनी है बट बेसिक तो पढ़नी है। अगर इसमें Na डाल दे तो ये एसिडिक H है, तो टर्मिनल एल्काइल में ऐसा एक सॉल्ट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। यस, अब ये क्या बोल रहे हैं, लिथियम अनलाइक अदर एल्कली मेटल्स फॉर्म्स नो इथाइनाइड ऑन रिएक्शन विद इथाइल। इथाइल मतलब एसिटिलीन।
अगर एसिटिलीन में सोडियम डालोगे ऐसी रिएक्शन होगी, बट अगर एसिटिलीन में लिथियम डालोगे तो आंसर इज नो रिएक्शन। अब जिसने ये वाली बात आज नहीं पढ़ी, फिर ऑर्गेनिक में ये पढ़ चुका है, बोले लिथियम में क्या होगा, ऐसा ही होगा, जिसका सही जवाब क्या है, नो रिएक्शन। बोले क्यों? लिथियम रिएक्शन बहुत धीरे धीरे करता है, तो प्रैक्टिकली इतना धीरे कि वो हो ही नहीं पाती रिएक्शन। थर्मोडायनेमिक्स दूसरे से करना चाहिए, बट प्रैक्टिकली वो करता नहीं है। ओके, ये वाला पॉइंट ध्यान में रखिएगा, वरना ऑर्गेनिक पढ़ के आप बोलोगे हाँ ये तो ऐसा ही है, सही बात है, ऐसा ही है, वो झूठा नहीं है, हम क्या करें। तो ऐसा दोनों तरफ बना लो, माइनस माइनस, कोई साइनाइड वगैरह नहीं, एक तरफ ही होगा, तो एक तरफ होगा, वरना दो तरफ, एक तरफ वाले को क्या बोलेंगे, जैसे डाई बोल देते हैं, वरना एक तरफ वाले को फिर क्या बोलेंगे। और मुद्दे की बात है कि नो रिएक्शन। अगला पॉइंट, ये तो इफेक्टिव 8 में आया हुआ है, लिथियम का नाइट्रेट अलग तरह से टूटता है, बाकियों का नाइट्रेट अलग। लिथियम मैग्नीशियम को फॉलो करता है, लिथियम मैग्नीशियम +2 वालों को फॉलो करता है। यस, 7th पॉइंट जो है वो इसकी सॉल्युबिलिटी को लेकर है, याद ही रखना है। इस तरह से लिथियम अपने परिवार वालों से अलग है। फटाफट अगला, पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटी बिटवीन लिथियम और मैग्नीशियम के दोनों एक जैसे क्यों है, तो आप देखो इनकी साइजेस के बारे में बोला है। लिथियम की साइज है 152, मैग्नीशियम की 160, बहुत आसपास। लिथियम प्लस के 76, मैग्नीशियम +2 के 72, बहुत आसपास। मैग्नीशियम +2 देखो थोड़ा छोटा है, जबकि नीचे आता है, बट कॉन्ट्रैक्ट होकर बहुत छोटा हो चुका है। अब पहली बात तो लिथियम मैग्नीशियम दोनों थोड़े अपने परिवार वालों से हार्ड होते हैं। दूसरा, ये दोनों पानी से बहुत धीरे धीरे रिएक्शन करते, इनकी सॉल्युबिलिटी भी कम है, दोनों नाइट्राइट बनाते। जैसे लिथियम नाइट्राइट बनाता है तो मैग्नीशियम भी नाइट्रोजन से रिएक्शन करके नाइट्रेट बनाता है। फिर ये दोनों ऑक्साइड बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड नहीं बनाते, ठीक है। फिर उसके बाद इनके कार्बोनेट ज्यादा स्टेबल नहीं होते, सॉल्युबिलिटी इन इथेनॉल, और वापस आ गया डेलिक्विसेंट। एमजी को भी पानी बहुत पसंद है। अब ये पॉइंट जो है, यू अगर इनको ज्यादा समझाए तो ज्यादा फायदा नहीं होता, लेकिन जो क्वेश्चन करते हैं अपने आप याद हो जाते, तो वो मैं करा दूंगा, तो भी आप करेंगे आज बैठ के, इससे यहाँ टाइम बचा लें। फटाफट खत्म करते हैं। सब इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सोडियम। पहला कंपाउंड है वॉशिंग सोडा, इसको बनाने की जो विधि है इसको बोलते हैं सॉल्वेंट प्रोसेस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको आपको पहले पढ़ा देता हूँ, फिर आप एनसीईआरटी पढ़ लेना। देखो इधर देखो, सॉल्वेंट प्रोसेस, अमोनिया लिया, पानी लिया, CO2, इन दोनों को जोड़ के क्या बना दिया, H2CO3। ये एक एसिड है, ये एक बेस है, रिएक्शन कराई, ये सॉल्ट बना दिया, NH4+ HCO3-। चलेगा? ये सॉल्ट पानी में घुलेगा, बिल्कुल घुलेगा, अमोनिया में इसलिए भी घुलेगा, बाइकार्बोनेट है इसलिए बिल्कुल प्रॉब्लम। अब मैं इसे मिला दूंगा नमक, नमक भी पानी में घुलता ही है, घुल गया। अब ऐसा पानी में घोल दिया इसको, ऐसा करते, एक तो बनेगा NH4Cl, एक बनेगा NaHCO3। अब यहाँ पे थोड़ी नई बात जो बार बार आएगी, ये भी पानी में घुलता है, ये भी घुलता है, ये भी घुलता है, ये भी घुलता है, सब घुलता है, बट सबके घुलने की लिमिट बराबर थोड़ी है। कोई चीज पानी में घुलती है, शक्कर भी पानी में घुलती है, नमक भी पानी में घुलता है, बराबर थोड़ी घुलता है, कम ज्यादा तो हो सकते हैं ना। तो प्रैक्टिकली पता चला कि घुलता तो है बट कम घुलता है, ये घुलता तो है लेकिन कम घुलता है, इसकी जो लिमिट है थोड़ी कम है, बाकी की लिमिट बहुत ज्यादा। तो ये लोग तो अपनी लिमिट से नीचे ही है, लेकिन ये क्योंकि कम घुलता है, इसकी लिमिट ही कम है, तो इसका बहुत सारा पोर्शन इसकी लिमिट से ऊपर जा चुका है, और जो ऊपर जाएगा उसको फिर नीचे प्रेसिपिटेट देना पड़ेगा। ये सुन लो, तो ये क्या लिख रहा हूं मैं, ऑल्दो सॉल्युबल, मैं खुद मानता हूं, जानता हूं कि ये घुलता है, ऑल्दो सॉल्युबल येट प्रेसिपिटेट्स आउट, फिर भी इसको बाहर निकालो। बोले क्यों? कि भाई जितना घुलता है उससे ज्यादा है, यहाँ पर सोल्यूशन थोड़ा कंसंट्रेटेड है, इतना नहीं घुल पाता है ये,
यस और तो बाकी सब लोग तो पानी में घुले हुए रहेंगे, ये नीचे बैठ गया, जो नीचे बैठ गया उसको आप अलग कर दो, पानी को दूसरे बर्तन में ढोल दो, ये अलग बर्तन में ले लिया। इसे गर्म करोगे, ये मुझे टूट के क्या दे देगा, इसे गर्म करेंगे तो क्या देंगे, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस पानी। यस और नो, यही तुमको चाहिए था, यही चाहिए था, बन गया। अच्छा अब ये जो CO2 इसको जाने मत दो, पैसे लग रहे हैं इसके, कि वापस यहाँ लेके आ जाओ, ठीक है, इसको भी जाने मत दो। इसमें दुनिया का सबसे सस्ता बेस मिलाओ। दुनिया का सबसे सस्ता बेस क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। स्ट्रॉन्ग बेस है, सस्ता हुआ तो क्या स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस ने वीक बेस को बाहर निकाल दिया। सही किया गलत किया, सही किया। यस वापस रॉ मटेरियल क्या, स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, अमोनिया, पानी, CO2, दोनों को जोड़ा, ये बन गया। ये एसिड है, ये बेस है, एसिड बेस रिएक्शन करके क्या बनाया, सॉल्ट, सॉल्ट बनाया कॉमन सॉल्ट, ये बन गए। अब यहाँ पर अजीब बात क्या है कि NaHCO3 की सॉल्युबिलिटी कम है, ये क्या प्रूफ है, कोई प्रूफ नहीं, क्या लॉजिक है, कोई लॉजिक नहीं, याद रखना है। कम घुलता है, कम घुलता है तो जितना घुल सकता है उतना घुलेगा, बाकी नीचे बैठ गया तो नीचे बैठ गया, मुझे उसी से मतलब, उसको मैं अलग ले लूंगा, उसे गर्म करूंगा, गर्म करूंगा तो ये बन जाएगा, मुझे यही चाहिए था। CO2 के जाने मत दो, वापस मिलाओ, इसको भी छोड़ो मत, इसे भी ये चूना मिलाओ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाओ, बेस है वो वीक बेस को बाहर निकाल देगा। यस और नो, तो ये रिसाइकलिंग हो रही है और ये भी रिसाइकलिंग हो रही है, जाने मत। मेन मटेरियल क्या है, 1 2 3 और ये NaCl, ये 4 ही है, बाकी सब तो कि भाई ये जो है ये मेन रॉ मटेरियल नहीं है, ये तो आप अपने पैसे बचाने के लिए कि भाई ज्यादा पैसे क्यों लगे, अमोनिया और खरीदना पड़ेगा, यहाँ से अगर अमोनिया निकल आता है तो हमने 2 पैसे बचेंगे, तो ये मेन मटेरियल नहीं है, ये तो पैसे बचाने के लिए आपने किया, जबकि इसको बनाने के लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं, कि नहीं ये नहीं होगा तो बनेगा ही नहीं, ऐसा थोड़ी है। वो तो आप कमर्शियल प्रोसेस है, अगर हर किलो पे 2 पैसा भी बचता है तो पैसे बच ही रहे ना तुम्हारे पे। यस और नो, समझ में आता है, सॉल्वेंट नाम याद रखना पड़ेगा। अब सुनो, 10वीं के एनसीईआरटी में लिखा हुआ, यहाँ पे भी लिखा हुआ कि जिस तरह से Na2CO3 बनता है उस तरह से K2CO3 नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि KCO3 इतना ज्यादा घुलता है कि प्रेसिपिटेट ही नहीं होता। तो साफ लिखा हुआ है 10वीं के एनसीईआरटी में, 11वीं के एनसीईआरटी में कि जिस तरह से Na2CO3 बनता है, ध्यान रखना K2CO3 नहीं बनता है, क्योंकि जिस तरह से ये प्रेसिपिटेट आउट होता है KCO3 होता ही नहीं, उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा है, जिसका हम कुछ नहीं कर सकते। यस और नो, ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, अब पढ़ लो तुम, और ये लिखना जरूर, तो टाइम दे रहा हूं, अगर आपको जल्दी पढ़ लेते हो 2 बार लिख लो, और टाइम मिल जाए 2 बार और लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
हाँ भाई अभी देखो देखो कई काम है देखो रिकॉर्ड चला हो ना ठीक है देखो हाँ जी डन याद हो गया कंसेप्ट पढ़ लिया आपने अब प्रॉपर्टीज तो ये इस तरह से रहता है और इसे गर्म करते हैं तो पहले 9 पानी के मॉलिक्यूल चले जाते हैं और गर्म करते हैं तो बच्चा कुछ एक भी चला जाता है फिर बता रहे कार्बोनेट की पानी से रिएक्शन होती है और ये बेसिक है तो तुमको पता है आयनिक पढ़ लिया हमने तो यस और नो ठीक है एक से मेरा बेटा बार बार बोल हाँ भाई अमूल चार से मंगाया तो ठीक है कितना पैकेट स्टिक जेली भी मंगाऊं अच्छा हाँ धारी वाली ठीक है मंगा जाऊँ और कोई अमूल छाछ के फैन है यहाँ पे तो पीते हैं अमूल छाछ एक छोटा सा पैकेट आता है खूब नमक और जीरा डाल के देते हो हैं मुझे तो कुछ और खिलाना है खाओगे तो बढ़िया 3 महीना 100 दिन पढ़ लो पहले वरना बहुत खाने को मिलेगा तुमको हाँ जी सब लोग एकदम गंभीर हो गए पढ़ाई पे ध्यान दो ऑन सीरियस नोट अगला यूजेस क्या है हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में काम में लेते बाकी कौन सी इंडस्ट्री में काम है हमको लॉजिक से थोड़ी सोच सकते हैं क्वेश्चंस करेंगे वहां जाएगा फिर आता है NaCl अब NaCl को बनाता नहीं हो समुद्र में है समुद्र के पानी को बाहर रख दो धूप में पानी उड़ जाएगा नमक नीचे रह जाएगा अब उस नमक में नेचुरल जैसे पानी में NaCl है तो उसी तरह से उस नमक में ये भी मतलब MgCl2 भी है और CaCl2 ठीक और ये इम्प्योरिटी वाला काम करते हैं तो लेकिन क्या प्रॉब्लम है सेहत के लिए खराब है कि नहीं सेहत के लिए खराब नहीं है और इतने हैवी नहीं कि इनसे सेहत खराब हो बट बारिश के मौसम में जब ह्यूमिडिटी नमी ज्यादा होती है ये डेलिकेसेंट है तो NaCl नमक डेलिकेसेंट नहीं है ये डेलिकेसेंट है तो जरा इमेजिन करो तुम्हारे पास नमक है अगर नमक में एक बूंद पानी गिर जाए तो वहां पे जहां वो बूंद गिरी है उसके आसपास जितने भी मॉलिक्यूल्स है NaCl आयंस है सब जुड़ के एक दला बन जाता है हाँ जो दूर है वो बच गए बट जहां पे वो बूंद गिरी वहां पे डला बंध जाता है ऐसा देखा आपने बिल्कुल ऐसा होता है अब अगर NaCl में MgCl2 या ये और मॉइस्चर तो NaCl और मॉइस्चर को नहीं बुला रहा कि नहीं मैं तो डेलिकेसेंट नहीं हूं ना मैं हाइग्रोस्कोपिक हूं मुझे तो नमी चाहिए ठीक है नमक को Na+ का इतना पोलराइजिंग पावर नहीं कि पानी को पकड़ ले तुम तुम्हारे घूमो लेकिन इनका तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा ये उसे बुला लेंगे और बुला के उसमें घुल और जाएंगे नालायक अगर सॉलिड पड़ा होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता बट ये सोल्यूशन बना लेते अब अगर सोल्यूशन बन जाएगा जिसमें सॉल्वेंट वही पानी जो आपने सोखा है आप ही ने बुलाया उसको तो अगर पानी आ जाए लिक्विड फॉर्म में तो नमक भी घुल जाता है अगर पानी वहां पे आ जाए भले कहीं से भी आए तो नमक भी उसमें जाएगा और डला बंध जाएगा तो ये लोग क्या करते हैं पानी को बुलाते हैं थोड़ा सोल्यूशन बनाते हैं जैसे सोल्यूशन बनाएंगे तो आसपास वाला सारा पानी सारा नमक उसमें चला जाएगा और एक डला बन जाएगा और बारिश के मौसम में ये प्रॉब्लम आपने फेस करी होगी
बारिश के मौसम में आप देखें तो नमक के डले बन जाते हैं। नमक डालने से आप नमक छिड़क रहे हो, आ ही नहीं रहा, खोल के देखा नमक तो है तो आ ही नहीं रहा, डले बने हुए। हमने तो पाउडर नमक डाला था, डले कैसे बन गए? डले इनके कारण बन गए। और नॉर्मल नमक में ऐसा होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो इसका देसी जुगाड़ ये है कि कच्चा चावल के दाने डाल दो। आप तो नमक की जो शीशी है, कच्चे चावल डाल दीजिए, वो नमी एब्जॉर्ब कर लेगा, इनका नंबर ही नहीं आएगा। और कमर्शियल इंडस्ट्रियल तरीका क्या है कि आप इस नमक को, जिसमें ये लोग हैं, आप इन्हें घोल दो पानी, लेकिन पानी भी कम से कम लेना, कम से कम पानी लेना। अब बेसिकली 99% तो NaCl है, तो कम से कम पानी लिया, मतलब NaCl सैचुरेटेड है। ये दो तो बोले हम तो थोड़े थोड़े, हम अभी सैचुरेशन पे थोड़ी है, हमारा QSP अभी हमारे KSP के आसपास नहीं है, ये सैचुरेटेड है, ये ज्यादा है। हम तो इतने से इतने तो घुलेंगे ना, हम तो और भी घुल सकते हैं नहीं, कोई दूसरी बात है। तो NaCl अपनी लिमिट पे आएगा। अब आप इसमें क्या करते हो, ड्राई HCl गैस पास करते हो। HCl बेसिकली गैस के रूप में पास किया। HCl जब तक गैस है तब तक उसको एसिड वाला काम करने की याद नहीं आ रही। HCl जब तक गैस है तब तक उसे एसिड वाला काम करने की याद नहीं आ रही। जैसे ही पानी में जाता है, जैसे पानी में पास करते हैं, उसको याद आ जाता है, अरे मैं तो एसिड हूँ, मैं तो बहुत बढ़िया एसिड हूँ। वो टूट के क्या दे देगा, H+ है Cl-। अब वैसे ही Na+ और Cl- अपने KSP के बराबर ऑलरेडी हुए हैं, ऑलरेडी वो लिमिटिंग सिचुएशन में थे, और आपने Cl- को बढ़ा दिया। Cl- को बढ़ा देंगे Na+ को कम होना पड़ेगा, तब NaCl निकलना शुरू हो जाएगा। बोले ये क्यों निकलेंगे, ये तो इनका तो बहुत कम है ना, कोई Mg+ कंसंट्रेशन इतनी कम है कि Cl- तो कितना ही बढ़ा देंगे, अपनी लिमिट तक पहुंच ही नहीं गए। यस और नो? तो NaCl अपनी लिमिट में था, वो रवाना हो जाएगा और वो नीचे गिर जाएगा सारा। उसको दूसरे बर्तन में ले जाओ, धूप पर रख दो, पानी उड़ जाएगा। NaCl को वैसे ही पानी से प्रेम नहीं है, सारा पानी उड़ा देता है, उड़ दे देता है। यस और नो? और NaCl और CaCl2 पीछे सोल्यूशन में ही रह गए, तो अलग हो गया। अब ऐसा नमक आप बारिश में यूज करो तो मॉइस्चर तो एब्जॉर्ब करता ही नहीं। समझ में आई बात? तो सुनो वापस, NaCl जो समुद्र से निकाल रहे हैं, उसी में ये भी है नेचुरली। तो जब उसको सुखाते हैं तो पानी उड़ जाता है, तो ये तो बच जाता है। बोले प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम बारिश के मौसम में नमी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर उसमें नमक और घुल जाता है, डले बन जाते हैं। तो उसका इलाज क्या है कि इसको घोलो पानी में, कितना पानी, कम से कम पानी, ताकि ये सैचुरेटेड हो जाए। फिर इसमें HCl पास करो, ड्राई HCl। जैसे HCl आएगा, आयनाइज होगा, Cl- बढ़ेगा, Cl- बढ़ेगा, तब NaCl को जो एज पर है, जो लिमिट पे, उसको निकलना पड़ेगा कि भाई अब तो मेरे को जाना पड़ेगा। तो NaCl निकल के, बाकी तो हम घुले हुए रहेंगे, हमारे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। यस और नो? NaCl अलग हो गया, ये पीछे घुले हुए रह गए, इसमें आयोडीन डाल के बेच लेते हैं। यस? तो नॉर्मली जो हम बाजार से नमक खरीद के लाते हैं 15-20 रुपए किलो जो आ रहा है, उसमें ये CaCl2 MgCl2 होता है। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं अलग से, नमक की शीशियां आती है, कैच कंपनी के आता है, व्हाइट कलर की एक शीशी आती है, तो 50 ग्राम नमक है, कितने रुपए का, 50 रुपए का। और जो नमक आ रहा है 15 रुपए किलो, 15 रुपए का 20 रुपए का 1 किलो, आयोडीन उसमें भी उतना ही है। और उन कैच वालों ने क्या करा, उन्होंने बस ये सब हटाया और इसका पैसा आपसे ले लिया बहुत सारा। यस और नो? समझ में आया कि नहीं? ये सब NCERT में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए फटाफट।
NaOH कैसे बनाते हैं तुमने पढ़ रखा है? कास्टर केल्नर सेल, मर्क्यूरी कैथोड, याद आया? स्पेशल केसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का पहला केस तो पढ़ दिया ऑलरेडी। तो सीधा इसके नीचे आ जाओ, सोडियम NaOH वाला लास्ट पैराग्राफ इस पेज पे। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ वाइट ट्रांसलूसेंट सॉलिड, इट मेल्ट्स एट इतना, इट इज रेडिली सॉल्युबल, स्ट्रांगली अल्कलाइन, ठीक है। फिर वापस वो शब्द आ गया, क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आर डेली क्रिस्टल। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन एट द सरफेस, क्या बोल रहे हैं बात में? तो बस 5-10 मिनट में आपको ब्रेक दे रहे। एक बार अल्कली मेटल हो जाए फिर अल्कलाइन तो पूरा करने में 45 मिनट्स 50 मिनट्स ही लगते हैं। इसी करिए अल्कली खत्म हो जाए, क्योंकि अब बस हो ही गया 5 मिनट। NaOH में कलर क्या बता रहे हैं? ट्रांसलूसेंट व्हाइट, मोम जैसा, मोम जैसा, थोड़ा सा अंदर तक दिखता है उसमें, थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट, बट एक्चुअली वो वैसा कभी दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो नमी, मॉइस्चर, अगर ज्यादा मॉइस्चर हो तो एब्जॉर्ब कर लेता है और उससे क्या बनता है? NaOH का सोल्यूशन बनता है। और ये अच्छा खासा बेस, NaOH इज अ गुड बेस। ये वहां जो हवा में CO2 से रिएक्शन कर लेता है और क्या बन जाता है? Na2CO3, और ये व्हाइट होता है। ये ट्रांसलूसेंट व्हाइट नहीं होता, ये प्रॉपर व्हाइट होता है। तो ट्रांसलूसेंट व्हाइट होता है लेकिन कभी दिखता नहीं है, कि उसके ऊपर एक पापड़ जैसी एक पतली सी एक परत आ जाती है। किसकी? Na2CO3 की। तो ये तो लिख रहे हैं, क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आर डेली क्रिस्टल। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन बोला है, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड एट द सरफेस नहीं बोला, क्या बोला? सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन एट द सरफेस, वो ऐसे रिएक्शन कर लेता है और इससे Na2CO3 बन जाता है। याद रहेगा? ठीक है। फिर आइए बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बेकिंग में काम आता है, पता ही है आपको। गर्म करते हुए CO2 छोड़ता है जिससे खाना सॉफ्ट हो जाता है। ये बना कैसे रहे? ये देखो, ये रिएक्शन समझो आप, थोड़ी आयनिक में ऐसा बताया है। अगर ये दोनों एक साथ आ जाए तो ये H+ ले सकता है, ये H+ दे सकता है, ये बन जाएगा। यही तो कर रहे हैं, देखो Na2CO3 और H2O का CO2 क्या? H2CO3। इस तरह से NaHCO3 बन जाता है। हाँ यार, और वैसे सॉल्वेंस प्रोसेस में NaHCO3 बन ही रहा था, सॉल्वेंस प्रोसेस में NaHCO3 प्रेसिपिटेट दे ही रहा था। ठीक है, वो सब हमको पता ही है। फिर इसके नीचे क्या लिख रहे हैं? लास्ट 2 लाइन इसकी, सोडियम हाइड्रोजनेट इज अ माइल्ड एंटीसेप्टिक फॉर स्किन इन्फेक्शन, इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। ये फायर एक्सटिंग्विशर वाली बात बता देता हूँ 2 मिनट। और अब बस बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस अभी पढ़ेंगे, समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन करोगे वहां पे समझ में आ जाएगी। देखो, बहुत सारे तरह के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, कईयों में ये होता है। एक पार्टीशन में ये होता है, फिर बीच में जो पार्टीशन है, और फिर यहाँ पे H2 दूसरे पार्टीशन। अभी इनकी रिएक्शन नहीं हो रही, पर जब आग लगती है इस पार्टीशन को तोड़ा जाता है, फिर इनकी रिएक्शन होगी। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये इससे रिएक्शन करेगा और वीक एसिड को बाहर निकाल देगा। ये लिखूं ये लिखूं, एक ही बात। तो CO2 वहां इकट्ठी हो जाएगी, फिर नोजल दबाएंगे तो जैसे डिओड्रेंट से गैस बाहर निकलती है, इससे CO2 गैस बाहर निकलेगी और उससे आग बुझाई जा सकती है। तो नाम क्या रखते हैं इस तरह का फायर एक्सटिंग्विशर का? सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। एक तरफ सोडा है, एक तरफ एसिड है, और ये आग बुझाने का काम आता है। ये सब लोग ये पढ़ा होगा ना आपने छोटी क्लासेस में, वापस देखिए। तो ये हो गया अल्कली मेटल्स और आज का पहला लेक्चर। अब ज्यादा ब्रेक नहीं देंगे, 15 मिनट बाद हम दूसरा लेक्चर स्टार्ट कर देंगे और फटाफट आज हमको पहले अल्कलाइन अर्थ करना है ताकि फिर क्वेश्चंस कर पाए। अल्कलाइन अर्थ करने में 50 मिनट लगने चाहिए। तो 11 बजे के आसपास अपन इसका असाइनमेंट शुरू कर देंगे, यहीं पे करना है, यहीं पे डिस्कस करना है और फिर अपन P ब्लॉक करेंगे, शाम तक हो जाएगा। ठीक है, जैसा हमने सोचा था उस 100% तो ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव होता, पर वो ऑब्जेक्टिव जो अचीव हो जाता है वो कभी रखना भी नहीं चाहिए। हमेशा यू शुड हैव बहुत बड़े टारगेट्स लेके चलो, अदरवाइज आप जितना छोटा लेके चलोगे पूरा तो वो भी नहीं होने वाला। आप सोचोगे आज ये एक चैप्टर करेंगे तो एक भी नहीं होगा,
3 चैप्टर का टारगेट लेके चलोगे और पागलों जैसे पढ़ोगे तो 2 तो होंगे, वरना 2 का लेके चलोगे तो 2 भी नहीं होंगे। वो जो आप सोचते हो उतना कभी नहीं होता, इसलिए ज्यादा तो सोचो तो कुछ तो हो जाए। तो वही स्ट्रेटेजी लेके चल रहे हैं। 15 मिनट 10 मिनट का आपको ब्रेक दे रहे हैं, यहीं बैठा हूँ, ब्रेक ले लीजिए। करने के बाद ही एक सेकंड, क्या हीट करने के बाद नहीं, हिट करने के बाद ये बॉल करते हैं। नहीं, हिट थोड़ी करते हैं, ये वॉल तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ते हैं? हाँ, मिक्स हो जाते हैं, गर्म थोड़ी करते हैं। आग लगी थी, गर्म करने में क्या टाइम है? रुको रुको, मैगी बन रही है 2 मिनट। क्या